मैं आपको जो है ना वो एक दिन में $1,000 बनाना सिखाऊंगा। देखना है ना कि वो डकी भाई कैसे बना। तो मैंने 2015 में पहली वीडियो अपलोड की थी और मुझे ब्रेक थ्रू 2022 में मिला है। फॉर एग्जाम्पल जैम टीवी है। ये जितने भी आपके दोस्त या रिलेटिव हैं सबसे पहले इनको अनफॉलो करो, ब्लॉक करो। एक बिजनेस जो मैं यूएई का डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका नाम है ब्रांड्स फॉर लेस। अच्छा, टिकटॉक पे इतनी दुनिया क्यों आ गई? जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि एल्गोरिदम के अंदर क्या हो रहा है, उस दिन आप लोगों को अपनी वीडियो दिखवाना बंद कर देंगे। वेलकम टू क्रिएटर्स HQ। मेरा नाम है मुदस्सिर और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं साजिद और असबर। ज़माना चेंज होता जा रहा है और कंटेंट क्रिएशन उतनी ही ज़रूरी होती जा रही है जितनी ज़रूरी सांस लेना होती जा रही है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं हैं तो ये जो पॉडकास्ट है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं, ये तमाम ऐसी वीडियोस होंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपना स्टूडियो सेटअप करने में। पॉडकास्टिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये सारी चीज़ें कवर कर सकती हैं। मगर आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो बड़ा स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ये आपको बताएगा कि क्या कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो आइए राइट अवे स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 2023 का एंड हो गया, 24 का स्टार्ट हो गया है, तो कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए, आज मैदान में आना चाहिए। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारी अवाम आ गई है और बहुत सारे टीवी चैनल्स भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट। प्लीज़ जवाब दें एक्सपर्ट्स असबर भाई और साजिद भाई। जी देखिए, ये तो वही बात हो गई कि स्टार्ट करना चाहिए, आज करना चाहिए, कल करना चाहिए। सोचते सोचते हम हर मिनट इंतज़ार कर रहे हैं। हम जिस मिनट ये बात कर रहे हैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में आ रहे हैं। ये वही मिसाल हो गई कि जब हम बात कर रहे होते थे वेबसाइट्स बनाने की या किसी भी पेज बनाने की या कोई डिजिटल कंटेंट बनाने की, तो हम पहले सोचते थे कि हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो यही मिसाल आज वीडियो कंटेंट की है। इसकी डिमांड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या बुराई है कि हर बंदा देखना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता है और वीडियो की शक्ल में। क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम इमेजेस में सोचते हैं, तो इमेजेस में सोचते हैं तो हमें सुनना भी, बातें भी इमेजेस से ही समझ आती हैं। और हमेशा जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको वीडियो की शक्ल में जो है वो जवाब दिया जाए। और इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आप रात को बैठे होते हैं और एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद अगली देखते हैं, उसके बाद 10 देख लेते हैं, 100 देख लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी वीडियोस देख चुके हैं। ये उसकी डिमांड ही है कि हमें इतना आदी बना चुके हैं। और उसके बाद सोने पे सुहागा, ये रील्स आ गई, ये शॉर्ट्स आ गए और इतनी एडिक्शन, ये पेनिट्रेशन हो रही है। और इसमें इतनी डिमांड अभी भी बाकी है क्योंकि ये हम अपने एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं कि अभी तक लोग कैमरे पे आने पर झिझकते हैं। और देखा देखी लोग एक दूसरे को जब देखते हैं मोटिवेट होते हैं, उनके साथ जिनके साथ वो टाइम गुजारते थे और जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो फिर देखते हैं जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल राइट टाइम है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, आज ही शुरू करना चाहिए। देखिए, मुझे आप बताएं कि आज हमारी मार्केट के हिसाब से, लेट्स फॉरगेट अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट, हमारी मार्केट के हिसाब से क्या जो सप्लाई एंड डिमांड है वो एक बैलेंस के ऊपर मौजूद है? क्या क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स हमारे पास उतना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जितना कि हमारे नेशन ने कंज्यूम करना है? किसी भी से ये सवाल पूछेंगे तो उसका, एक कॉमन बंदे से सवाल पूछो, उसका जवाब होगा नहीं। बहुत सारा कंटेंट, कॉपीड कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो स्पेस तो मौजूद है। देखिए, कंपटीशन तो हमेशा रहा है। जब भी आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर होंगे, चाहे वो मार्केट के शुरुआत के दिन होंगे, वहाँ पर भी आपको कंपटीशन मिलेगा। अर्ली एज मिलता है जब भी कोई ट्रेंड स्टार्टर होता है। या तो आप किसी ट्रेंड के स्टार्टर बन जाएं, कोई ट्रेंड इन्वेंट कर लें। अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स के अंदर कूदेंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस बार से एग्री करूँगा कि स्टिल सप्लाई बढ़ रही है। यूट्यूब का जो रीसेंट डेटा अभी आया है वो बताता है कि यूट्यूब के जो पिछले क्वार्टर के व्यूज़ थे शॉर्ट्स के, वो 120 बिलियन व्यूज़ बढ़े हैं। तो इट्स रैपिडली ग्रोइंग। तो जितने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन उतनी बढ़ रही है, उतनी ही कंटेंट की डिमांड बढ़ रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी राइट टाइम टू स्टेप इन, जहाँ पे आपके पास रील्स और शॉर्ट्स की सूरत के अंदर छोटे से स्टार्ट करने का मौका मौजूद है एंड यू कैन गो फॉर द बिग। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने। मैं इसमें ये एडिशन करूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि दिन में कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आती हैं, जिनकी बेसिकली आपको ज़रूरत
पेश नहीं आती, मगर जब आप वीडियो वो देखते हैं तो आपको लगता है यार दिस इज़ इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि एक चैनल था, वो उन्होंने मेरे साथ कंसल्टेशन की, तो वो बनाते हैं सिंपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ऐसी वीडियोज़ जिसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो वो बता रहे थे कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों को ये लगता था, क्योंकि हम टेक फील्ड से हैं, कि क्या कोई इस बारे में सर्च करता होगा कि विंडोज़ में हाइबरनेशन बटन कैसे लाया जाए डेस्कटॉप पे, ताकि आपको हर बार स्टार्ट पे दबाकर हाइबरनेट पे दबाकर ऑप्शन सेलेक्ट ना करने पड़े। एक डेस्कटॉप पे बटन हो, आप उसको क्लिक करें और उससे आपका कंप्यूटर हाइबरनेशन में चला जाए। तो उनको लगता था कि यार ये तो स्टूपिड सिंपल है, कोई भी नहीं चाहता। मगर उनकी ये वाली वीडियो जिसमें ये उन्होंने बताया हुआ है, वो कोई शॉर्ट बनाई थी उन्होंने, वो मिलियंस में है, लोगों ने पसंद की कि भाई ये तो अच्छा मेथड है कि आप आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन हो, आप उसको प्रेस करें और आपका कंप्यूटर हाइबरनेट हो जाए। क्योंकि विंडोज़ यूजर्स जानते हैं कि वो हाइबरनेट पसंद करते हैं ताकि बाकी चीज़ें दोबारा खुल जाएं। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चीज़ तो मस्ट है कि जब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्या लोग मेरी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज से लोग फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर कि आप, क्योंकि यूजुअली वो काम कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है तो ये सबको पता। तो डेफिनेटली आप आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन हमेशा विद फेस की जाए। आप फेसलेस कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, उसके भी हम मेथड्स डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जी, अगला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे पॉइंट्स गिनवाएँ, आप दोनों मुझे पॉइंट्स गिनवाएँ कि कंटेंट क्रिएशन के प्रोज़ क्या हैं? क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक भी यही है कि इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे गिनवाएँ कि आपके ज़हन में क्या-क्या आ रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो कंटेंट क्रिएशन ने हर इंसान को ये पावर दे दी है कि वो अपनी ऐड दुनिया तक पहुंचा सकता है। अब हम जब भी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे मेन प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक आता है। अच्छा, टिकटॉक पे इतनी दुनिया क्यों आ गई? क्योंकि वो हर बंदे को चांस देता था, हर बंदे की वीडियो को लेके जाता था दूर तक, और यही सबसे बड़ा प्रॉस बना टिकटॉक के लिए कि उसने अपने आप को मनवाया। हम कहते जितना मर्जी ब्लेम डालते रहें कि टिकटॉक जैसा मर्जी कंटेंट बना रहा है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब इवन, ये आइडिया आया कहाँ से? ये टिकटॉक ही लेके आने वाला है कि उन्होंने ला कर ये प्रूफ कर दिया कि जी वो जो भी कर रहा था उसके अंदर पावर। और आज भी जितनी एआई उसकी स्ट्रांग है, इतनी ये दोनों मिल के भी इतनी अपने आप में कैपेसिटी नहीं रखते कि उसकी एआई को बीट कर सकें। वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में है। और फिर अगली बात क्या हुई कि जब टिकटॉक ने 1 मिनट पे लगाया सबको, तो अब उसने 1 मिनट से खोल दिया अपना टाइम। उसने कहा बढ़ाओ, डालो जो अगर डालो। कभी ना आप इस चीज़ को ना नोट कीजिएगा, व्यूअर भी इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे ना अगर आप टॉपिक चेंज करते हैं ना स्क्रॉल करते वक्त, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट्स के अंदर वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, तो यूट्यूब विल टेक सम टाइम टू शो यू द न्यू कंटेंट। लेकिन अगर आप टिकटॉक के ऊपर लेट से आप पोइट्री सुन रहे हैं और आपको बैक टू बैक पोइट्री की 3-4 वीडियोज आ रही हैं और आपने 4 वीडियो स्क्रॉल कर दिया ना, टिकटॉक फौरन से आपको नया टॉपिक, नई वीडियो सजेस्ट करना शुरू करेगा। आप वो स्क्रॉल करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, वॉच नहीं करेंगे, तो वो पूरा फौरन से स्क्रॉल करेगा। तो आई एग्री विद दैट कि असबर जो कह रहे हैं कि टिकटॉक का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। बिल्कुल, ये एल्गोरिदम स्ट्रांग ही है जिसकी वजह से ये उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और एआई प्रूव कर रही है कि जो हम देखना चाहते हैं, टिकटॉक पे आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, बाकी प्लेटफॉर्म पे शायद आप रुक जाते होंगे, टिकटॉक आपको इतनी इंगेज रखता है और अपने पास लेके आता है। और जब हम बात करते हैं कि जी क्रिएटर होना चाहिए और प्रॉस क्या है उसके, तो देखें सबसे बड़ा प्रॉस यही है कि आपके अंदर पावर है। अब आपको बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनानी, 15 सेकंड इवन काम करता है। लोग ऐसे ऐसे हैं जो 9 सेकंड 8 सेकंड का कंटेंट बना रहे हैं और बहुत दूर तक जाती है उनकी बात। सिर्फ क्या है कि वो जो 8 सेकंड है, अब तो सेकंड्स की गेम आ गई ना। अगर आपके अंदर पावर है, उसको देखें, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ ये 2 लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या कुछ टेस्ट नहीं किया होगा और आज तक हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एक एक सेकंड, एक एक बात कि क्या बोली थी, कैसे बोली थी। तो कोई इसमें फ़िक्स फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी बात में दम होना चाहिए। कुछ दिन लगेंगे, कुछ वीडियोस बनानी पड़ेंगी, उसके बाद जैसे ही आपका एक भी चीज़ दूर तक जाएगी, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि लोग देखना क्या चाहते हैं। आप फ़ौरन उस फार्मूले को क्रैक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो है वो स्पीडली जो है ना वो बढ़ जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप ऑनलाइन फील्ड में हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप ऑफलाइन फील्ड में भी हैं इवन, तो फिर भी आपको ये कंटेंट क्रिएशन पे आना है। आप कोई सर्विसेज से रिलेटेड हैं,
आज नहीं भी हैं, जब आपकी बात दूर तक जाएगी आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे किसी प्रोडक्ट के साथ, और इसी तरह ही बिजनेसेस बनते हैं। और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं आसपास हमारे, जिन्होंने सिर्फ पार्ट टाइम शुरू किया था, वो कुछ और काम करते थे, और फिर यूट्यूब ने, इवन ये कंटेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ऐसा बूस्ट किया उनके बिज़नेस को कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी फ्री मार्केटिंग उनको मिलेगी जो ये टीवी की प्रमोशन को भी छोड़ जाएगी और उनके बिज़नेस को जो है वो चार चांद लगा देंगी। तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रॉस की कि जी आप इस पर कोई डाउट ही नहीं है, अगर आप फील्ड से रिलेटेड हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे, सिर्फ ये है कि आपने स्टार्ट करना है। जी देखिए, साजिद। प्रोज इसके जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप दूर रह ही नहीं सकते कंटेंट क्रिएशन से। एक कम्युनिटी है, जैसे असबर ने जिक्र किया कि बिजनेस जो है आपने कारोबार करना है, दुनिया कारोबार पे चलती है। अच्छा, कारोबार के अंदर मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप या कंज्यूमर साइड पे हैं या आप प्रोवाइडर साइड पे हैं, आप कंटेंट कंज्यूमर तो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। आप अगर किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से आप किसी न किसी बिजनेस के साथ अटैच होंगे। आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अब आपने लोगों तक पहुंचना है, ठीक है। आपने जब वो पहुंचना है तो उसके मल्टीपल मीडियम्स हैं, जैसे पहले अखबार, टीवी एड्स, ये चीज़ें हुआ करती थी। अब जो है वो वीडियो फॉर्मेट और कंटेंट क्रिएशन इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ एंगेजमेंट है। आप आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना करेंगे तो उसके फ़ायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं। आप उस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप स्पॉन्सर बन सकते हैं दूसरों के बिजनेस के, बेस्ड ऑन योर टॉपिक, बेस्ड ऑन योर कंटेंट। आप उनके पैसों में से हिस्सा कमा सकते हैं, जो वो कारोबार पैसे कमा रहे हैं उसमें से आप उनसे अपना हिस्सा मांग सकते हैं, बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। जो एड्स चल रही हैं आप उन एड्स से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस के अंदर मल्टीपल सर्विसेज दे सकते हैं। देखें, दो ही किस्म के बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, दूसरों की प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, एड से पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये इसके प्रोज हैं। बिल्कुल जी, मैं आप लोगों की बात से एग्री करता हूँ। मेरे पास 2-4 एग्जांपल्स हैं, मैं वो कोट कर दूँ। एक तो शायद आपने नाम सुना हो, छोटे भाई बड़े भाई, एक वो यूएई में हैं लोग, उन्होंने अपने बिज़नेस को इससे फर्दर ग्रो किया। और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इसमें आ गए हैं। एक बिज़नेस जो मैं यूएई का डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है ब्रांड्स फॉर लेस। ब्रांड्स फॉर लेस ऑलरेडी मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस था, मगर उसका जो फाउंडर था उसको अंदाज़ा हुआ कि कंटेंट क्रिएशन आजकल बड़ी ज़रूरी है, तो उसने अपने नाम से चैनल बनाया टिकटॉक का। वो खुद कंटेंट क्रिएशन करता है और माशाल्लाह उससे उसके ब्रांड को बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली है। आप एक और नाम ले लें, डेन्यू प्रॉपर्टीज़, वो बिलियनियर है, डॉलर बिलियनियर है, रिजवान साजन। वो बल्कि मुझे टिकटॉक पे फॉलो भी करते हैं। वो बिलियनियर हैं, मगर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया टिकटॉक पे, वो वीडियोस बनाते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ उनसे उनकी वीडियो को वो करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेसेस अब इसको लेकर चल रहे हैं, तो चाहे आप, बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला कि आप चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब रिसेंटली एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पे एक मीडिया एजेंसी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है एक रियल एस्टेट एजेंसी से, जिनका कॉन्ट्रैक्ट अब ये यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है कि जैसे पहले आप एक कॉल सेंटर बनाया करते थे कि उसमें यूजर्स बैठ के कॉल किया करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 लोग हायर कर लिए और वो आपको कॉल करते हैं, कस्टमर्स को, और उनको पिच करते हैं। अब आप जानते हैं कि कॉल्स करना इरिटेटिंग भी हो जाता है और लोग सुनते भी नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनरशिप की है कि कॉल सेंटर कोई नहीं होगा, एक हॉल होगा जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स होंगे बस। तो जो आपके सेल्स पर्सन हैं वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स हैं। वो करेंगे क्या, वो कंटेंट क्रिएट करेंगे, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है कि एक रियल स्टेट कंपनी अपने कॉल सेंटर खत्म कर रही है या उसके कोई कॉल सेंटर नहीं है। ऑल दे आर डूइंग इज ओनली कंटेंट क्रिएशन एंड गेटिंग सेल्स फ्रॉम देयर, सो विच इज़ वेरी यूनिक। एक और जिसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी राय आप दोनों की लेना चाहूँगा, चाहे आप मुझे वन सेंटेंस राय दे दें। एक फेसलेस कंटेंट क्रिएशन होती है, वो तो आप मोनेटाइजेशन के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपका मकसद होता है। एक होती है आपकी जो फेस वाली, विद फेस, जब आप खुद आते हैं। ब्रांड बिल्डिंग में क्या चीज़ ये हेल्प कर सकती है, कैसे, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? प्रोज हैं स्पेसिफिकली ब्रांड बिल्डिंग में, आपका ब्रांड बनाने में। आपका क्या ख्याल है असबर भाई और फिर साजिद भाई?
देखें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि एंडोर्समेंट हमेशा ब्रांड को दी जाती है। अगर मैं अपने तजर्बाती दौर की बात करूं, यूट्यूब आया, नया नया मोनेटाइजेशन आई, तो हमने सबसे पहले यही किया कि इधर से उठाया उधर से उठाया, काट छाट की उसे अपना बनाने की कोशिश की। कुछ साल वो किए, पैसे भी आए उससे, अच्छे पैसे भी कमाए, शायद बहुत ज़्यादा कमाए। उसके बाद जब अपनी ब्रांड की वैल्यू बनती है, अपनी फेस की वैल्यू बनती है, उसके फ़ायदे तो अनगिनत है ना। इसमें अभी बात कर रहे थे साजिद भाई के जी एंडोर्समेंट की। देखें, एंडोर्समेंट के 99% ज़्यादा चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू के जो फेसलेस होता है। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप पॉजिटिव बातें करते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं आसपास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का कंटेंट बनाया करते थे, उसकी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, पर पैसे वो मोनेटाइजेशन से कमाते थे, पर लोग स्ट्राइक भेजते थे, जी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जब उन्होंने अपना कंटेंट मॉडिफाई किया और बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन वीडियो कंटेंट क्रिएशन शुरू की, तो फिर एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्रांड नहीं चाहता कि किसी ऐसे बंदे को प्रमोट किया जाए कि जो कि सही बात नहीं करता, या जो कंटेंट सही नहीं बनाता, या किसी और अब्यूजिव कंटेंट को प्रमोट करता है। फिर जब आप बात कर रहे होते हैं, चाहे जैसी मर्जी बात कर रहे होते हैं, आपकी एक वैल्यू होती है, फेस की वैल्यू। उस फेस वैल्यू को एंडोर्समेंट मिलना मस्ट होता है। और ये जो एंडोर्समेंट होती है, इसके फ़ायदे मतलब मेनली तो यही है कि जी जब तक आप शक्ल नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके लिए वो अनलॉक नहीं होंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज़, जो कि आपको एक बड़े व्यू में लेके जाना है, जिसके लिए आपको बहुत सारे फ़ायदे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि बजाय आप जान छुड़ाएँ, कैमरा शाय हो जाएँ, जो आपको फ़ायदे मिले, क्योंकि देखें एडिट करने में उतना टाइम लगना है, आपको आइडिया सोचने में उतना टाइम लगना है, तो क्या ज़रूरत है आपको अपना काम कम करें और ख़ुद कैमरे पे आ जाएं। इसका बेनिफिट कई गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप फेसलेस पे जाएँ तो। मैं अभी नील मोहन यूट्यूब के सीईओ का इंटरव्यू सुन रहा था, एक उसमें उनसे एक क्वेश्चन हुआ था एआई के हवाले से और ह्यूमन टच के हवाले से, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर है, कंटेंट क्रिएशन के अंदर है, कि अगर आप ह्यूमन टच ही निकाल लेंगे यूट्यूब के ऊपर से तो फिर कंटेंट क्या रह जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ी लंबा इंटरव्यू है, उन्होंने जवाब दिया कि ह्यूमन टच हमेशा रहेगा। ह्यूमन वांट्स टू फील कनेक्शन। चाहे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, असबर इन्फ्लुएंसर है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, जब हम सामने आते हैं और बात करते हैं तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं आपके कंटेंट को, अगर आप फेस वाला कंटेंट बना रहे हैं। फेसलेस कंटेंट के अंदर एंगेजमेंट उतनी ही लेके आना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, पता नहीं है। अगर आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेम टीवी है, उस पर बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, तो वो कोई एक फेस नहीं है, जेम टीवी ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर जो एंगेजमेंट आती है, हर बंदे की अपनी अपनी ऑडियंस भी है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप फेस वाला चैनल बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कैमरे पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, कैमरा शाइनेस के, कैमरे पे सही बोलना कैसे है, टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करना है तो कैसे करना है, अपने बोलने के एक्सेंट को बेहतर करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें टाइम लगता है उन चीज़ों को, लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। इसी तरह से जो फेसलेस चैनल्स हैं, उसके अंदर ये चैलेंजेस आपको आएंगे कि आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उसके अंदर आपको एंगेजमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर फेस वाले जो चैनल्स हैं उसकी तरफ आएँ। उसमें अब एआई की हेल्प कैसे लेनी है, इट्स अगेन अ लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक। आप उसमें बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं एआई की, टूल्स की, एडिटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो फेस वाले चैनल की तरफ आएँ, जिससे आपका भी ब्रांड बिल्ड होगा और आपको एंडोर्समेंट भी अच्छी मिलेंगी। वेरी गुड। इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो लोग विद फेस वीडियोस नहीं बनाना चाहते, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती केस स्टडी है। वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फेस दिखाना है, आपने बेसिकली एक पर्सोना बिल्ड करना होता है अपना। वो पर्सोना आपकी शक्ल भी हो सकती है, वो आपके ब्रांड की और चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ कि शार्म की जो स्केच बुक है, वो एक उनका चैनल, उन्होंने एक पर्सोना बिल्ड किया है, वो एक कैरेक्टर बिल्ड किया है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह बहुत सारे और चैनल्स को देखेंगे जिनमें पर्सोना बिल्ड किया होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक कैरेक्टर है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एआई से रिलेटेड चैनल है,
वो चैनल मैं अभी प्रमोट इसलिए नहीं करूँगा कि वो उस चैनल में कुछ इरेलेवेंट चीज़ें भी हैं, मगर जो मुझे अच्छी बात लगी उस चैनल की वो ये है कि उन्होंने एक छोटा-सा रोबोट है जो जो क्योंकि वो एआई से रेलेवेंट चैनल है, तो उन्होंने एक छोटा-सा रोबोट क्रिएट किया, जो वीडियोज़ के दरमियान आता-जाता रहता है और वो कभी कोई बात कर देता है, कभी वैसे ही आकर वो एनिमेशन है कि वैसे ही आकर देख लेता है, फिर चला जाता है। वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा पर्सोना उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। अब होता क्या है कि जब आपका पर्सोना बिल्ड होता है ना, वो आपकी आवाज़ भी हो सकती है, वो आपकी जो बात करने का तरीका है, वो भी हो सकता है। उससे ये होता है कि जब ब्रांड्स अब आपको डील्स देते हैं, तो विद फेस तो आपको ईज़िली मिल जाती है। जब विदाउट फेस आप डील ले रहे होते हैं, तो आपका पर्सोना आपके बड़ा काम आता है, क्योंकि आप उससे मर्ज करते हैं। नहीं, आपके मुदस्सिर, मेरा आपसे और असबर दोनों से ये क्वेश्चन है। देखें कि आप जब फेस वाला कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस हैं, आप डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं कैमरे के थ्रू ऑडियंस के साथ, तो क्या ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा फेसलेस चैनल्स भी, कि उसके ऊपर जो है वो एंगेजमेंट उतनी अच्छी आएगी? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि नंबर वन के आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं जिस बात पे ज़ोर देना है वो दे रहा हूँ। जब आपके पास फेस नहीं होगा तो आपने उस चीज़ को जो फ़ोकस कराना होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इसी एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ, जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं उसमें आप एक्सप्रेशन देखें, उसमें एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें नज़र आ रहा होता है, हम वो फ़ील कर रहे होते हैं। बेसिकली उसकी डायरेक्शन, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मांगती है, क्योंकि आपने कार्टून से फ़ील करवाना है। तो जब आप खुद होते हैं तो आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा गुना कम हो जाती है। आपने जिस बात पे ज़ोर देना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उस बात पे ज़ोर देते हैं। आपके हाथ में होता है चीज़ें करना। जब आप फेसलेस पे जाते हैं तो आप कई गुना ज़्यादा काम अपना बढ़ा लेते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप चाहे फेसलेस बनाते हैं या विद फेस बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है अपनी ऑडियंस के साथ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। जब इंगेजमेंट की बात है, आपने सवाल पूछा कि इंगेजमेंट किसकी ज़्यादा है, विद फेस या विदाउट फेस, तो कई विदाउट फेस चैनल्स ऐसे हैं जिनकी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, मगर अगेन क्योंकि उनसे लोग रिलेट करते हैं, उनको जानते हैं। आप ये देखेंगे कि कई कई बार आपने शायद यूट्यूब पर देखा हो फेस रिवील वाला वीडियो, किसी ने फेस रिवील किया। आप देखें वो फेस रिवील तक पहुंचने तक, जब वो फेस रिवील नहीं हुआ उसके पीछे कोई भी बंदा देख लें कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने फेस रिवील किया। उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करी होती है जिसके साथ उन्होंने कनेक्शन बिल्ड किया होता है। वो कैसे होता है? वो आपकी उनके साथ इंटरेक्शन हो सकती है। जैसे कि एक बड़ा अच्छा ट्रिक है कि आप हमेशा कोई ना कोई अधूरी बात ऐसी लाजमी किया करें अपनी वीडियो में जो आपकी पिछली या अगली वीडियो से रिलेटेबल हो, ताकि लोगों को तजस्सुस पैदा हो कि यार ये क्या बात चल रही है। और यही टिकटॉक में ख़ास तौर पे ये चीज़ सामने आई कि कैसे वो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 बना रहे थे, कैसे उन लोगों ने ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड किए कि लोग उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। वो वीडियोस अगर आप देखें तो कई वीडियोस ऐसी हैं जो स्टार्ट ऐसे होती हैं कि वो डिसकंटिन्यूड वीडियो होती है, तो आपका दिल करता है यार मैं इसके पीछे आगे देखूं इसका क्या है। तो मेरा ख्याल है इंटरेक्शन में फेस ऑफ कोर्स नहीं जरूरी नहीं, होता है। जब आप फेसलेस की बात कर रहे हैं, आप देखें इसमें दो हमारे पास कैटेगरीज आ सकती हैं फेसलेस के अंदर। एक तो कैटेगरी है जिसमें कैमरा इन्वॉल्व है, कोई ट्रैवल व्लॉगर है, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहा लेकिन वो जगह दिखा रहा है, वो लोग दिखा रहा है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक फेसलेस वो चैनल या वो उस टाइप का कंटेंट हो जाएगा जिसमें रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व नहीं हुई ना, सिर्फ वॉइस आपने की और वॉइस के ऊपर फिर आपने मैं जो है ना उसके ऊपर करना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है, आप इसे अपनी राय दीजिएगा, कि जैसे जैसे हम कैमरे की इन्वॉल्वमेंट बंद करते जाएंगे, फेस हटा देंगे, सिर्फ वॉइस पे आ जाएंगे, वैसे वैसे कंटेंट की वैल्यू मैंने देखा है कि लो होती जाती है, स्पेशली न्यूबीज के लिए। वो नहीं समझ पाते कि सिर्फ वॉइस के साथ जब कंटेंट बनाना है तो उसमें वैल्यू किस तरह से कितनी ऐड करनी है। कि कहीं पे जो है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कब आपने बात कर रहे हैं, वही तो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी ना, जब आप खुद नहीं आ रहे और आप वो सीन दिखा रहे हैं, तो अब आपने सिर्फ अपनी आवाज़ दे दी है। आवाज़ दे दी है तो जब तक वो आपकी रिलेट नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, वो इसलिए कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कि जब आप वो फील करेगा तो उसकी अपने काम, अपनी एफ़र्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, क्यूरोसिटी एक आप कह सकते हैं अपने एंड पे कि जी वो उसको है कि जी ये बंदा कहाँ जा रहा है, कैसा है, बोलता अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि बोलते थे, वो अपने आप को कैमरे पे इसलिए नहीं लाना चाहते, जहाँ तक मेरा जो है वो
सोचने का नज़रिया है कि उन्हें लगता है कि हमारी प्राइवेसी ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आते थे और उनका मैसेज बहुत दूर दूर तक जाता था और इसी वजह से वो नहीं आते थे। बाद में उन्हें लगा कि जी हाँ, फुल टाइम हो सकता है, तो फिर वो उधर आ गए। उसके अलावा जो है ना, वो मुझे इसके पीछे कोई और लॉजिक समझ नहीं आती। चले कैमरा शाइनेस, असबर भाई आपने कैसे ख़त्म की अपनी कैमरा शाइनेस? ये मुदस्सिर भाई आपने भी, दोनों ने? देखें, कैमरा शाइनेस बिल्कुल होती है और बहुत ज़्यादा होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी जर्नी ऐसी थी जब मैंने वीडियो बनानी होती थी स्टार्ट में, क्योंकि मैं जो है वो एसईओ से रिलेटेड बताता था और मुझे रात को नींद नहीं आती थी इस वजह से, सोच के कि कहीं कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो कि गलत हो। पता नहीं मैं सही प्रेजेंट कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ क्या उस लेवल पे लोग समझेंगे कि नहीं समझ सकेंगे। इसलिए मैंने 5 वीडियोज़ अपनी बनाई पहले, ज़ाहिर बात रीटेक की। जब लगा कि हाँ ये मेरी मर्ज़ी की है तो फिर बनाना शुरू किया और ये बड़े टाइम तक रहा मेरे साथ कि कंफ्यूज रहते थे बनाने के लिए कि हाँ बना रहा हूँ। ये शायद इसी वजह से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि परफेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि आप बस करना है तो फिर करना है, उसके लिए फिर सोचना नहीं है। और फिर वो ज़ाहिर बात है फीडबैक से परेशान होते हैं और तो कोई वजह नहीं होती, वरना हर बंदा जो है ना वो आना चाहता है और हमेशा यही वजह बनती है कि लोग जो है ना ये दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से नहीं आ सकते। अदरवाइज़ जो है ना हर बंदा चाहता है, जिससे भी आप पूछेंगे तो। जी, जो शाइनेस का मसला है वो टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ इतना ज़्यादा था नहीं। उसकी एक वजह ये थी कि मैं डिबेट्स करा करता था, मैं पब्लिक स्पीचेस किया करता था स्कूल में, तो मुझे मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं था। मैं जब पहले दिन कैमरे में बैठा तो सिर्फ ये था कि मेरा वॉल्यूम कम था, तो मैं बड़ी धीमे से बात कर रहा था। और वो जब मैंने वीडियो देखी, अपलोड की, तो मुझे खुद ही अंदाज़ा हो गया कि मुझे अपना वॉल्यूम बढ़ाना है। माइक भी नहीं होता था उस वक्त मेरे पास। मगर ये है कि मुझे शाइनेस का इतना इतना प्रॉब्लम नहीं था। मैं आई वाज ओके कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू कैमरा। अच्छा, मेरे साथ ना ये हुआ, मैं 3 स्टेजेस में मैं इसको डिवाइड करूंगा, बट मेरे ये मसला गुजरा। पब्लिक स्पीकिंग मैं भी करता था, इवेंट्स के अंदर कंपनीज की तरफ से जाके खड़ा होता था, लेकिन जब मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया ना, तो कैमरा इज़ नॉट अ ह्यूमन ऑब्जेक्ट। आप इंसान से बात कर रहे हैं तो आप किसी और तरह से बात कर रहे थे, कैमरा एक स्टिल से बात होता है, तो आप उसको देख के ना रिजिड सी बात करते हैं, तो जो एक्सेंट होता है, नॉर्मल बात होती है, आपने जैसे चीज़ों को नॉर्मल लेना होता है वो ले नहीं पाते। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैं कैमरे के ऊपर क्लिप्स रिकॉर्ड करता था, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था। फिर मैं जाके टेलीप्रॉम्प्टर लेके आया, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो उस पर फिर मसला आया कि पॉज कहाँ पे लेना है, एक्सेंट बनाना कैसे है, ठीक है। वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ फिर मैं वीडियोस देखता था उनकी, कि जो लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं उसमें अपनी शाइनेस ख़त्म करने के लिए या फ्लुएंसी लेके आने के लिए क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एट द एंड यही आके समझा, इस पे मुझे 6-8 महीने लगे, लेकिन आपने कैमरे को इंसान ही समझना है और आपने कैमरे के साथ दोस्ती लगानी है। जब आप कैमरे के साथ दोस्ती लगा लेंगे और समझेंगे, कैमरे की जगह पे अपनी ऑडियंस को रख के बात करेंगे ना, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। तो ये एक टिप जो है ना, मेरे लिए बड़ी काम की है। बिल्कुल सही बात। मैं भी जब भी कैमरे में वीडियोस बना रहा था तो मैं इमेजिन यही कर रहा था मैं किसी से बात कर रहा हूँ। इट मेक्स इट इजी फॉर यू। आप तस्वीर भी किसी की लगा सकते हैं कैमरे के ऊपर, मैंने ये भी ट्राई किया था एक दफ़ा। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप कंटेंट क्रिएशन अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि पीपल स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन। जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी, क्योंकि लोगों की इमेजिनेशन में ये होता है, वो देख कर आए होते हैं किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, उनकी इतने हर वीडियो को 5 मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो इस ज़बरदस्त किस्म की दुनिया से आए होते हैं। तो जब वो खुद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो उनको जब वैलिडेशन नहीं मिलता तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे अपनी वीडियोस को बेहतर तो करना एक डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर इस फीलिंग को कैसे बेहतर किया जाए जो आपके अंदर प्रोड्यूस होती है। देखें, मैंने ना हमेशा जब भी ये सवाल होता है या कहीं भी सिनेरियो होता है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखें, आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपने ये करना क्यों है। वो जो क्यों है ना, वो इस सारी बातों का जवाब लेके आएगा। और अगर आप उस व्यूज़ की वजह से, उस सब्सक्राइबर फॉलोअर बेस की वजह से या पैसों की वजह से भी आ रहे हैं, तो बेसिकली वो आपका जो क्यों है ना वो काम कराएगा। अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा जब उनसे यही सवाल होता है कि भाई आप क्यों बनाते थे, क्यों, अब तो चलो पैसे आने लग गए, पर ये है कि जब बनाते थे तो क्या वजह थी। तो बेसिकली क्या है कि उनका शौक़ है।
अब उनका शौक वीडियो बनाना, वो जो कमेंट आता है आगे से वो उनको मोटिवेट करता है, वो किक देता है, इसकी वजह से वो बनाना शुरू हो जाते हैं। उनका दिल करता है उस चीज़ के बारे में बात करने का, इसलिए वो कंटेंट बनाते हैं। तो बेसिकली जो आपने पहुंचना है जहां पर, वो मैटर करता है। मेरे लिए जो है वो मेरी ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहता था कि जितना ही मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों को बताऊं, लोगों के साथ डिस्कस करूं। अपना स्पैम देखें, फॉलोअर व्यूज़ किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। पर उसका टाइम ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, आपका कंटेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ कब चलेगी। तो उसके लिए आपको टाइम देना है। फिर आपने ये नहीं देखना कि जी मैंने 10 वीडियो बना ली तो मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने 20 बना लिया, 50 बना ली। फिर ये लॉजिक नहीं होना चाहिए। फिर आपका डेडिकेटेड उसके साथ पैशन होना चाहिए, तो फिर ही वो चलेगी। आप जितनी सक्सेस स्टोरी किसी की भी निकाल के देख ले, वो 10, 20, 50 में नहीं चली है। मैं वही आपको पहले ही बात कर रहा था कि जब लोग आते हैं ना, उनका सवाल होता है भाई कितनी बनाई, तो जी 2 बनाई, 4 बनाई, 10 बनाई। उसके बाद फिर क्या होता है, वो अल्टीमेटली छोड़ देते हैं। वो क्या होता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो बेसिकली आपने पहुंचना कहाँ है, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग करनी तो फिर आपने बनाते चले जाना है और ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और आउट ऑफ द बॉक्स देखें, जितनी भी आपको बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे होते हैं, 5 महीने में ये हो गया, 6 महीने में ये हो गया, 10 महीने में ये हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% लोग हैं। उसके अलावा 90% एफर्ट कर रहे हैं। आप किसी का आज नंबर आ जाएगा, किसी का 1 साल बाद आएगा, किसी का 2 साल बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। उसके लिए लगे ज़रूर रहना है। तो मैंने 2015 में पहली वीडियो अपलोड की थी और मुझे ब्रेक थ्रू 2022 में मिला, तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ता। मैं ना आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने ये फ्रस्ट्रेशन कैसे ख़त्म की थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम देखते हैं जाके कि यार फलाने के इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, फलाने के इतने लाख सब्सक्राइबर्स आ गए, मेरे नहीं आ रहे। और ये बहुत गंदी फ्रस्ट्रेशन होती है और इसमें ना आपको टेंशन होती है। आप एक जो है ना किस्म के साइकोलॉजिकल पेशेंट बनने लग जाते हैं, क्योंकि आपने एफर्ट करके जान मार के वीडियोस बनाई होती हैं, पर उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते। मैंने इसको कन्वर्ट किया, बजाय ये देखने के कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, और मैं राज बताने लगा हूँ। अगर कोई भी बंदा, ये टिप बताने लगा हूँ, राज नहीं कहें, टिप बताने लगा हूँ। अगर आपने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, इस तरह से करें कि जो वीडियो है, बजाय कि कितने व्यूज़ आए हैं, जितने व्यूज़ आए हैं उस पर कितने लोगों ने देखी है। और फिर मैं उससे पॉइंट, उसकी बेस के ऊपर ना मैं अपनी सेटिस्फेक्शन तलाश करता था कि यार 10 व्यूज़ आए हैं, डजेंट मैटर, लेकिन इन 10 ने मेरी वीडियो 50% देखी है या 60% मेरा वॉच टाइम आया है। ठीक है, जब मैंने इस तरह से करना शुरू किया ना, तो मेरी इनर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ना शुरू होगी कि यार मेरा कंटेंट थोड़े लोग देख रहे हैं लेकिन ज़्यादा देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं उसको। और उसके बाद मैंने देखा कि वो वही वाला कंटेंट जो था वो फिर वायरल होना शुरू हुआ। तो मुझे ये टिप मिली वहाँ से, और फिर मेरी डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई कि बजाय कि मैं व्यूज़ के पीछे भागूं, मैं भागता था अपने कंटेंट। अगर लोग नहीं देख रहे तो मैं देखता था कि यार इसमें ऐसा क्या किया है कि लोग नहीं देख रहे, नेक्स्ट वीडियो में उन पार्ट्स को इम्प्रूव करूं, मैं कट करूं, वीडियो को छोटा करूं, वीडियो के अंदर क्लिप्स अच्छे लगाऊं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करूं। तो जब ये वाले काम मैंने शुरू करना किया ना, तो मेरी ये फ्रस्ट्रेशन भी कम होती गई और सक्सेस की तरफ भी जाना शुरू हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जी, और मेरे से जब लोग सवाल करते हैं यही, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो क्या आप अपनी वीडियो खुद देखें तो आपको वो मज़ा आता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को आए? ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए आपका। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन बोला जाता है कि आप अपने आप को, क्योंकि ज़्यादा सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है फॉलोअर्स और पैसा। लोग आते हैं कि अभी वीडियो क्रिएशन में पैसा है तो मैं आ जाता हूँ, मैं वीडियो क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। अब वो कैमरा सामने रखते हैं, बात करते हैं। मगर अगर आप खुद ही अपनी वीडियो को रिव्यू करें, दोबारा देखें ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा, आपकी वीडियो आपको खुद बता देगी कि भाई मैं पैसे वाली वीडियो हूँ या नहीं हूँ। तो ये दिस इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग। देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म करें और इसको बर्दाश्त करें और उसको इम्प्रूव करें। दैट विल बी द बेस्ट थिंग। मैं दो बातें ना आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक अपने स्टूडेंट का वाक्य और एक मेरा वाक्य। मैं जब वीडियो बनाता था, मैं लोगों के पास जाता था वीडियो ले लेके ना कि मेरी वीडियो देख के बताओ वीडियो कैसी बनी है, और वो लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं वीडियो अच्छी भी बनाता था, दे हॉन्ट मी, मतलब वो कहते यार ये से क्या यूट्यूबर बनने की पड़ी हुई है। वो उठा के ना दोस्तों में, और बहुत सारे दोस्त ये सुन रहे होंगे, वो शायद इस बात से रिलेट कर सके कि वो किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे। इसी तरह से ना आपको ये फेस करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने मुझे एक एग्जांपल दी, कह रहा सर मेरी ना, मैंने कल वीडियो अपलोड की है और मेरे इतने व्यूज़ इसके ऊपर आए हैं, कोई 10, 15, 20, 30। ठीक है, तो मैंने कहा यार तुम और कोई काम नहीं करते, तुम मतलब कल से बैठ के आज तक तुम व्यूज़ ही देख रहे हो। तो मुझे फिर वो अपना ज़माना याद आया कि जब मैं बाथरूम में भी फ़ोन साथ लेके जाता था कि यार वहाँ बैठ के
उसको रिफ्रेश करके व्यूज़ देखने हैं कि कितने आने हैं। तो ये वो एग्जांपल है जो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करना होता, आपने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना होता व्यूज़ के लिए, जो कि एवेंचुअली अब हम नहीं होते। अब हमारे मल्टीपल चैनल्स चल रहे होते हैं, हम शाम में एक दफ़ा देख लेते हैं उनको, आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो हमें कंटेंट की क्वालिटी से पता लग जाता है। क्या आपको चाहिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश करें कि वीडियो को सर्कुलेट करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक मैसेंजर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें? आपकी क्या राय है? मेरी राय के मुताबिक ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ कि नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इवन नए क्रिएटर्स को कि ये जितने भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, सबसे पहले इनको अनफॉलो करो, ब्लॉक करो सब जगह से, बिल्कुल। कि पहुंच ही ना सके इन तक। देखें, ये ना किसी भी तरह, चाहे आप फ्रैंकनेस कह लें, आप जो मर्जी कह लें, कि वो ना ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा गया, शायद एक दो कह भी दें, ज़्यादातर कहेंगे यार ये क्या बोला, ये क्या बोला। अच्छा, ये तो चलो अलग फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं वो उनसे रिलेट भी करती कि नहीं करती है। अब वो ऑडियंस नहीं है आपकी, आप उनको भेज भी दी, अब वो शायद शुरू में जो है ना, वो जिस तरह होता है ना, नया नया चैनल बनता है, आपके पास भी जो है ना वो व्हाट्सएप पे आ रहा होता है कि जी हाँ इसको देखें और इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर बात वही हो जाती है कि जी एक एन रिलेटेबल ऑडियंस में आपकी चीज़ जाएगी, और उसके बाद वो चीज़ का काम कैसे करेगी जब वो ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं कर सकती, और चुप करके लगे रहेंगे। तो फिर जब आपकी ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो जब आपने एक चीज़ को अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा, वो आप कर चुके होंगे, तो फिर किसी को पता लग जाए तो फिर मैटर नहीं करता। और ये टेक्निक बिल्कुल काम करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। कहते हैं अब हम वो जो कंटेंट पे फोकस करते हैं, ना कि इस पर कि वीडियो उस तक पहुंच जाएगी तो क्या रिप्लाई देगा। तो ये बिल्कुल टेक्निक काम करती है। तो इसलिए इस लिहाज से भी कि टेक्निकली भी कि आपके रिलेटेड ऑडियंस नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने कंटेंट पे, आपको फोकस करने का टाइम मिल जाता है उस कंटेंट पे। यार वो कहते हैं ना कि एक हदीस है, उसका मफहूम है कि जिस दिन तुम देख लो ना कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, तो तुम गुनाह करना बंद कर दो। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि एल्गोरिदम के अंदर क्या हो रहा है, उस दिन आप लोगों को अपनी वीडियो दिखवाना बंद कर देंगे। एल्गोरिदम वीडियो रिकमेंड की, आप 10 लोग ले आएंगे, 100 ले आएंगे, 1000 ले आएंगे, भाई 2.7 बिलियन लोग हैं यूट्यूब के ऊपर। क्या आप 2.7 बिलियन लोगों तक पहुंचा सकते हैं वीडियो? नहीं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पहुंचा सकता है। तो आपने देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोग्निटिव फिल्टरिंग की टेक्निक यूज़ होती है एआई एल्गोरिदम के अंदर, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग और यूज़र बेस्ड फिल्टरिंग। मतलब है जो यूज़र का इंटरेस्ट है और जो कंटेंट के देखने वालों का इंटरेस्ट है, उसकी बेस के ऊपर वीडियो दिखानी है एक दूसरे को। तो ये दरमियान में आप जो मैनुअली अपनी फिल्टरिंग लगा रहे हैं ना, इधर उधर लोगों को वीडियोस दिखा के, उससे आपके चैनल को, वीडियो को नुकसान होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, फेसबुक पे हो, टिकटॉक पे हो, कहीं भी हो। तो इनिशियली अगर आप शुरू में ये गलती करते हैं ना, तो वो फिर आपके वीडियोस के वॉच टाइम गिर जाते हैं, आप अपनी वीडियोस को डेड कर बैठते हैं। इसी तरह से बॉट्स और जो फेक सब्सक्राइबर लेने वाले लोग हैं ना, वो भी शुरू में ये काम करके अपने चैनल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आई एग्री विद बोथ ऑफ यू कि नहीं करना चाहिए। और कितना ही अच्छा हो कि जो आपके रिश्तेदार हैं उन तक वीडियो उनके किसी जानने वाले से पहुंचे और वो उनको मैसेज करें, यार ये कोई यूट्यूब है, क्रिएटर है, ये बड़ी कमाल वीडियोस बनाता है, देखा करो। वो जो आपकी फीलिंग होगी ना, वो बेस्ट फीलिंग होगी। एग्जैक्टली। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इस फेज से मैं भी गुजरा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ओवरकम कर लिया। मगर मैं आपकी ओपिनियन पूछना चाहूँगा कि फॉलोअर्स का एक ऐसा नशा है, जब आपको लग जाता है तो फिर आपका दिल करता है ये ग्रो करता रहे। अब उसमें फास्ट ग्रोथ भी आती है, स्लो ग्रोथ भी आती है। आप फिर कंटेंट क्रिएशन को लाइक्स, व्यूज़ और फॉलोअर से नापना शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है कि भाई इसको इतने लाइक, और ये नॉर्मल जनरल, बाय द वे जनरल रूल ऑफ थंब भी है कि आप फेसबुक की पोस्ट कर रहे होते हैं तो लोग, कितने सारे लोग आप अपने देखते हैं फीड पर जो बोल रहे हैं मेरी रीच कम होगी, क्योंकि ऑल दे आर थिंकिंग कि यार मेरी पिछली वीडियो को 1000 लाइक मिला था, इस वीडियो को या इस पोस्ट को 10 लाइक मिल रहे हैं, 100 लाइक मिल रहे हैं। और वो इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो, जैसे कि साजिद भाई ने कहा, कि वो हर वक्त हर घंटे बाद ये देखना शुरू कर देते हैं कि आपको कितने लाइक आ गए हैं या कितना हो गया। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, बात वहीं पे आ जाती है कि हर बंदा जो है ना वो ये लाइक्स और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स में घूम रहा है, और जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं तो आप कहते हैं जी कि रिटर्न आ जाए। अच्छा, वो नहीं आता है। अब बात ये है कि आप ये कर क्यों रहे हैं, वो आपकी चीज़ को सपोर्ट करेगा, वो वजह आपको उस सिनेरियो में से निकालेगी और आपको मजबूर करेगी कि आपने ये काम करना है।
अगर आपके पास वो वजह नहीं थी और आप व्यूज़ के लिए कर रहे थे, देखें एल्गोरिदम है, किस चीज़ को आज उठा देगा, किस चीज़ को नहीं चलाएगा, किस चीज़ पे आप, और ऐसे बहुत दफ़ा होता है, आप लोग भी एग्री करेंगे कि हमें पता होता है कि चीज़ चलेगी, वो फिर भी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि नहीं चल रहा, नहीं काम कर रही वो चीज़। के लिए इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे उस बहुत उम्मीदें थी कि ये चल जाएगी, वो मैंने डाली और वो नहीं चली, पर 1 साल बाद पूरे वो फेसबुक ने चला दी, उसके ऊपर जो है वो 1 मिलियन व्यूज़ आए। तो क्या है कि अगर उसमें चीज़ में दम है तो वो चीज़ चल जाएगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है उस अगली आने वाली चीज़ पर कि अगली मैं इससे नेक्स्ट जनरेशन क्या बनाऊँ, इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, या मैं इसको और ट्राई करूँ। देखें, ट्राई की गेम है। अगर आपकी एक फार्मूला हिट हो जाता है, इसे हम कहते हैं कि जी अगर आपने बना दिया कि जी आओ मैं आपको बताऊँ, लेट्स सपोज एक वीडियो आपने बना दी कि जी मैं आपको जो है ना वो एक दिन में $1000 बनाना सिखाऊंगा। मैं आज बना दिया, मैं आज 10 मिलियन व्यूज़ ले आया उसके ऊपर। अगर आप रोज़ ये काम करेंगे तो मुझे बताएं कोई आएगा आपके पास? वो एक चीज़ नॉर्मल हो जाएगी ना आपके लिए। तो आपने क्या होता है कि बैलेंस रखना होता है, अपनी क्वांटिटी भी देनी होती है। आप एल्गोरिदम में आपकी बात करते हैं, आप यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, उन्होंने क्लियरली लिख रखा है जी जो आपके व्यूज़ बढ़े हैं, आपने ज़्यादा अपलोड की थी इस वजह से बढ़े हैं। तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि आप क्वांटिटी दो। जब आप क्वांटिटी दोगे तो वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन एल्गोरिदम को चाहिए, इसलिए इनडायरेक्टली वो आपसे क्वांटिटी मांग रहे होते हैं और अपनी क्वांटिटी पूरे कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्टली आपने भी ग्रो होना होता है। तो क्या है कि ये प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल में, और मैंने ये देखा है बहुत लोगों से बात करने के बाद कंक्लूड किया है कि जब आप क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं तो फिर आप के ग्रोथ होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप क्वालिटी पे फोकस रखें। अच्छा, मैं इससे ना थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लो क्वालिटी कंटेंट पुश करते हैं ना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो 90% मेरे हिसाब से ये चांसेस हैं कि आपका वो चैनल, आपका वो पेज डेड हो जाएगा। क्योंकि जब आप रिपीटेटिवली ये काम कर रहे हैं ना कि आपने क्वांटिटी पुश की, एंगेजमेंट नहीं आई, व्यूज़ नहीं आए, वॉच टाइम नहीं आया, तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, जो रीच है वो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स ऑलवेज गोइंग अप एंड डाउन। तो वो आपकी रीच हमेशा डिक्लाइन कर जाएगी। एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी। एक बंदा है हिलियर स्मिथ के नाम से, आप उसका चैनल जाके देखें, 35 वीडियो, सिर्फ 35 वीडियोस का चैनल है उसका, उसके 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आज मैंने एक चैनल, आज मैंने थोड़ा रिसर्च करते हुए ढूंढ के रखा था, 29 वीडियोस के ऊपर 4,36,000 सब्सक्राइबर्स। क्यों? क्वालिटी वीडियो बनाएं। एंगेजमेंट जब अच्छी आती रहेगी ना, तो जैसे असबर ने कहा कि मेरी एक वीडियो साल के बाद मिलियन व्यूज टच कर गई, आपकी वीडियो की एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, आपकी वीडियो पड़ी हुई है, कभी ना कभी उसको एल्गोरिदम चांस जरूर देगा जब वो बड़ी ऑडियंस में टेस्ट करेगा उसको। अच्छा, जो स्ट्रेस वाली बात है ना, हम बिल्कुल, ये एक नेचुरल फैक्टर है कि हम चाहते हैं कि यार हमारी लाइक्स आएँ, फॉलोअर्स आएँ, सब्सक्राइब्स आएँ, और हर बंदा इस चीज़ को नोट कर रहा होता है। लेकिन हम जब ये नोट करना शुरू कर देंगे ना कि ये फॉलोअर्स की क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे कंटेंट के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू कम हुई, तो मुझे एंगेजमेंट नहीं आई, लाइक्स नहीं आए, तो नेक्स्ट में मैंने अपनी वो चीज़ें कैसे इंप्रूव करनी है। तो जब आप उस तरफ फोकस करना शुरू करेंगे ना, तो आपका ये वाला स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये साजिद भाई ने बात की कि जी क्वालिटी होनी चाहिए। वो बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ कि आप असल में जिस नीश में है या जिस नीश में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, वो नीश आपसे क्वालिटी मांगती है। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो अब अगला जो आपने वीडियो लानी है वो उस लेवल की होनी चाहिए। आज आप जब कब किसी और कैटेगरी की बात करते हैं, लेट्स सपोज डेली व्लॉगिंग की हम बात करते हैं, अब डेली व्लॉगिंग है तो क्या है कि वो हर वीडियो पर 2-4 मिलियन आ रहे हैं। वो बेसिकली वो जो हम कह रहे थे ना, रिलेट होने वाला फैक्टर, के ऑडियंस रिलेट कर जाती है। अब वो देखना चाहती है भाई आप क्या कर रहे हैं, आप घर में बैठे बातें कर रहे हैं, उनको वही चाहिए। अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो अगर मैं किसी और के साथ डाल रहा हूँ, अगर मैं अकेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरी शक्ल को लाइक कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं अपने साथ। तो बेसिकली ये मैटर करेगा नीच टू नीच, के हर नीच में जो है वो ये क्वांटिटी, किसी में क्वांटिटी चाहिए, किसी में क्वालिटी चाहिए। ब्लॉगर जो है कुछ नहीं जी। और इसमें ना आप की नीच के अलावा आप कंटेंट क्रिएशन के किस फेज के ऊपर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप आज डकी भाई को देखते हैं ना, आज डकी भाई जो मर्जी
क्वांटिटी अपलोड कर देगा, उसके व्यूज आएंगे उसके ऊपर। लेकिन भाई अगर आपने देखना है ना कि वो डकी भाई कैसे बना, तो उसके जरा शुरू की वीडियोस जाके देखो जब उसको कोई नहीं जानता था, जब वो डकी भाई नहीं था, तब वो किस तरह की वीडियो बनाया करता था। आप हमेशा कोई 2-4 वीडियो बना के वायरल हो जाएंगे। अब वो इंग्लिश वाला बंदा है जो इंग्लिश उल्टी सीधी बोलता है, अब वो उस तरह से वायरल हो गया है। अब उसका फेस क्योंकि फेमिलियर है, अब वो अगर ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करता है, लोग उसको देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, ऑलरेडी एक फेमिलियर है। तो क्वांटिटी आप लो कर सकते हैं जब आपके ब्रांड की क्वालिटी बन गई है। फिर आप क्वांटिटी लो करके भी डालेंगे तो लोग आपको देखेंगे क्योंकि आपके ब्रांड की क्वालिटी है। लेकिन आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फोकस ऑन द क्वालिटी प्लीज़। देखिए, बातें आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्वांटिटी क्वालिटी की हम बहस करते चले जाएंगे, और आपकी बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि स्टार्ट में आपको क्वालिटी देनी है। पर वो जो बात है ना, जो मैं कह रहा था कि 100 में से 90 लोग जो है वो अभी तक एफर्ट कर रहे हैं। डेली व्लॉगिंग देखते हुए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शुरू की, पर शायद वो क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे थे, पर एल्गोरिदम नहीं लिफ्ट करा रहा। वो कोशिश करते हैं, वो डक्की भाई का आपने नाम लिया, वो डक्की भाई का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। अब बात वही है कि वो उनकी शक्ल देखते हैं, वो आदत नहीं है लोगों को। अब आपने दिखाना है अपना फेस, तो शुरू में ज़रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं वीडियो में चुप करके भी बैठा रहूँ ना, तो मुझे पता है भाई 100 बंदा तो लाइक कर ही देगा। क्यों? क्योंकि इतनी तो 4-5 साल में एफर्ट कर ही दिया कि भाई शक्ल को थोड़े से लाइक मिल जाते हैं। अब अगली बात, जो अगले लाइक्स हैं वो आपकी वो बातों में मिलेंगे। तो क्या है कि एफर्ट कर दिया, वो अपनी ब्रांडिंग है। जब आपका शक्ल जो है वो फेमिलियर हो गया, अब आप कुछ नहीं भी बोल रहे तो चलेगा। जी, आप लोगों की बात से मैं एग्री करता हूँ और इसी के साथ हमारा टाइम ख़त्म होता है इस पॉडकास्ट का। बहुत अच्छी प्रोडक्टिव पॉडकास्ट रही। हमने डिस्कस किया कि कंटेंट क्रिएशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। हमारी अगली आने वाली वीडियोस में हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें टेक्निकलिटीज़ भी होंगी और सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी, जिसके ऊपर अक्सर लोग फोकस ही नहीं करते कि सॉफ्ट स्किल्स भी होना बड़ा ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करते रहें, देखते रहें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।